राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिंकेश हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या रामचंद्र शुक्ल की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में से आज हम भूमिका पढ़ेंगे। और भूमिका भी आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊँगी। जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है सिर्फ आपको वही पढ़ने के लिए बोला जाएगा और वही चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि हिंदी के कवियों का एक। देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो कितनी बार आ चुका है, ये सब आप जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि व्रत संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर ग्रेसन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि व्रत संग्रह निकाला। यहाँ तक ही आपका इम्पोर्टेंट हो गया। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज को अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा अज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। ठीक है, अज्ञात मतलब जिनको कोई जानता ही नहीं था, वो वाले ग्रंथ भी उनका पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं, जो कौन थे, श्याम बिहारी मिश्र थे, ने अपना बड़ा भारी कविव्रत संग्रह मिश्रबंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। क्या 3 भागों में प्रकाशित किया है? मिश्रबंधु विनोद 3 भागों में प्रकाशित किया है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको इतनी समझ आई। देखिए जो बहुत शॉर्टकट में आपको बहुत शॉर्ट स्टोरी इसकी भूमिका बताऊंगी ताकि आप बहुत अच्छे से ईजिली जल्दी से लर्न कर पाएंगे। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य, ये कौन कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि सारे जो रचना काल थे केवल उन्होंने क्या करा, मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं। किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं। देखिए ये आपके पॉइंट आ चुके हैं। भूमिका में से कम 2-3 पॉइंट तो आते ही हैं। उनमें से आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये भूमिका कि आप खुद से समझ जाएंगे जब आप इन प्रश्नों के तौर पे देखेंगे इनको। देखिए ये एक प्रश्न बनता है कि ये किसने बोला था कि आँख मूंद कर जिसने भी खंड में और मध्य पूर्व में उत्तर में बांट दिया, तो रामचंद्र शुक्ल ने बोला, और ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में है भी। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं कि साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितने अधिक सामग्री मैं ज़रूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उत्पादन रखकर कार्य पूरा किया। जिस काल विभाग के भीतर किया विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये चीज़ें रामचंद्र शुक्ल अपनी भूमिका में बता रहे हैं। यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाती है। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का आदिकाल का कोई भी, उसमें बहुत सारे ग्रंथ मिल गए तो वो आदिकाल के ही माना जाएगा, नाम उसका आदिकाल ही रखा जाएगा। जो कुछ ग्रंथ ज़रूरी थे, जिस ग्रंथों को पढ़ने से हमें कुछ समझ आ रहा था, है ना, वो इसलिए रामचंद्र शुक्ल इसमें बोल रहे हैं। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करें, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ठीक है,
सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं। किसने बताया? ये रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि मैंने आदिकाल का नाम क्या रखा? वीर गाथा काल रखा। क्यों रखा? अब क्यों रखा वो आपको बता रहे हैं कि अपभ्रंश और की ओर देश भाषा बोलचाल की, यानी कि दो बोली उन्होंने कि अपभ्रंश और देश भाषा। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। ठीक है, तो ये भी चीज़ ज़रूरी जाननी है हमें। अब कुछ चीज़ें थी कि साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान से रखना है कि क्या हैं। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। वो कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये साहित्यिक पुस्तकें हैं। अब आ जाता है कि देश भाषा की कितनी पुस्तकें हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि साहित्यिक पुस्तकें कौन सी हैं और देश भाषा की पुस्तकें कौन सी आती हैं, क्योंकि कहीं कहीं हम जब पढ़ते हैं तो ये सारी पुस्तकें एक साथ ही जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन में से 2 अलग अलग बनते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देश भाषा की कौन सी है? कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक चंद्रिका, परमाल रासो जिसको आला खंड बोला गया है, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। ये हो गई पुस्तकें 12। ठीक है, टोटल इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्ष्य निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो कौन सी हो गई? विद्यापति और खुसरो की पहेलियाँ। अंतिम 2 विशलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। देखिए, सिर्फ इन 2 को छोड़कर और विशलदेव रासो को छोड़कर बाकी जितनी भी हैं वो सब वीर गाथा काल की हैं। तो इसलिए उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम रख दिया इसका? वीर गाथा काल। फिर मिश्र बंधुओं ने भी आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की ओर नामावली दी कि वो एक भी पुस्तक आप इनका नाम नहीं सुन पाते, लेकिन ये मिश्र बंधु ने दी थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट देश भाषा वाली हैं। ठीक है, साहित्यिक वाली। अच्छा, ये भी अब देखिए, देही दिन कथा किन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमरो गुरु गोविंद के पाऊ, अगम अपार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत और कहीं चौपाई देकर ही अवधि या वेशबाड़ी समझते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई कहीं तो दो द्वित्व व्यंजन दिखाई दे जाते हैं, कहीं चौपाई दिखाई दे जाती है तो उसको अवधि समझ लेते हैं। जो भाव को थॉट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उदित पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कि कोई कभी भी कैसा भी झूठ बोल दे तो वो रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संवत कोई 1000 का बता दे, कोई संवत 500 का बता दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, और इम्पोर्टेंट हम देखते हैं इसमें, भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञान शास्त्रीय शाखा और प्रेमागामी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। ये कौन बता रहा है? रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। ठीक है, देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई कि उन्होंने ये 2 जो काव्य धाराएं करी हैं, प्रेमागामी और ये सगुण और निर्गुण जो दिया है,
तो ये इन्होंने ऐसे ही नाम नहीं दे दिए, इनके पीछे भी बहुत सारे रीज़न उन्होंने देखे तब उनको नाम दिया गया। ठीक है, सगुण और निर्गुण। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। कवियों के जो परिचय थे, ठीक है, वो कहाँ से लिए हैं? रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। ठीक है, अब हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्य घटना है, यानी कि बहुत कमी थी गद्य की। ठीक है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। ठीक है, ये भी देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। क्या निकल चुका है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेषतः और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। देखिए, ये आपको इतने इम्पोर्टेंट ही बताए जा रहे हैं सारे पॉइंट। ठीक है, ताकि आपको इतनी बड़ी भूमिका पढ़नी ना पड़े और आप इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने अच्छे से कर पाएँ कवर। ठीक है, फिर है जैसे भाषा काव्यों के नाम गिनती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार, पाल, चरित और सारंगधर कृत हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्ण वाले कई बहुत सी ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण मिले हैं। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही हैं। ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात बताई है, यही सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि व्रत संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, जिन्होंने रीतिकाल का काम किया था। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी, गोविंद रत्नमाला, श्रीयुक्त पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरिजी के ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अब ये चीज़ें आपको बच्चों याद ज़रूर रखनी है कि किस किस का नाम लिया है और किस किस उनकी रचनाओं का नाम लिया है। ठीक है, अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिन कठिनता का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखना, ये पूछ चुके हैं कि भूमिका में किसने, रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कौन अपने मित्र का नाम लिया है। ठीक है, पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया और ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। कौन? पंडित केदारनाथ। ठीक है, तो ये हमारी थी भूमिका जिसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े। इतनी बड़ी भूमिका में हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट अपनी लाइनें पढ़ी हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भूमिका पसंद आई होगी रामचंद्र शुक्ल की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।